नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास का भाग 3 हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने जाजल देव तक बहुत अच्छे ढंग से समझा है और आगे हम शुरू करते हैं आज जाजल देव के पुत्र रत्नदेव द्वितीय से। रत्नदेव द्वितीय जो है इस वंश में 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक शासन की। रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल कब से है? 1120 से 1135। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें इसका उपनाम देखते हैं। इसका एक उपनाम मिलता है जगत सिंह और इसके बारे में जानकारी हमको राजिम अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख से? राजिम अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलता है कि इसका एक उपनाम क्या है? जगत सिंह है। दूसरा चीज देखते हैं इनकी उपाधि। तो ये त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करते थे। किसका उपाधि धारण करते थे? त्रिकलिंगाधिपति। इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का, कि ये जो उपाधि है वो एक भौगोलिक क्षेत्र था जिसे विजित करने वाले शासक जो है क्या करते थे? इस प्रकार की उपाधि धारण करते थे। कुछ इतिहासकार का मानना है इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो बस्तर रीजन और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, बस्तर क्षेत्र और उड़ीसा का जो हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है, उनको विजित करने वाले शासक जो है त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करते थे। आगे बढ़ते हैं इनसे संबंधित अभिलेख। रत्नदेव के कौन कौन से अभिलेख है और किस किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजकल जो परीक्षा का पैटर्न बन रहा है तो प्रत्येक शासक का हमको एक एक अभिलेख और सिक्कों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से सीजीपीएससी ने वर्तमान में प्रश्न पूछा है, अमोदा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, ठीक, तो सिक्कों से भी प्रश्न पूछा है। तो इनको हमको एक एक सिक्के अभिलेख के बारे में बहुत गहराई से जितना हमारे पास जानकारी है उनका अध्ययन करना जरूरी है, तभी प्रश्न बन पाएगा। तो अभिलेख में देखते हैं इनका अभिलेख जो है अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। इनमें से एक है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। दूसरा है अकलतरा से। तीसरा अभिलेख जो है खरौद से। चौथा है सरखोर से। पांचवा है पारागांव से और कोनी बिलासपुर क्षेत्र से, वहां से भी इनका अभिलेख प्राप्त हुआ। तो ये रत्नदेव द्वितीय से संबंधित अभिलेख है। शिवरी नारायण 1, अकलतरा 2, खरौद 3, सरखोर 4 और पारागांव 5 और कोनी 6। ये 6 महत्वपूर्ण अभिलेख है रत्नदेव द्वितीय से संबंधित। इसको अच्छे से याद कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको काफी समय मिलता है। अगर याद करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोनी अभिलेख से एक बात की जानकारी मिलती है, हल का प्रयोग। हल एक भूमि का पैमाइश नापने की मापन था हल जो है, और कृषि के लिए इसका प्रयोग होती थी। ये कौन सा अभिलेख से जानकारी मिलता है? कोनी अभिलेख से हल का पैमाना मिलता है जो भूमि मापने की इकाई थी, कृषि कार्य के लिए जिसका प्रयोग होता है। समकालीन शासकों को देखते हैं, इनसे इनके शासनकाल का कौन कौन से समकालीन शासक है। इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि इनके समकालीन कौन कौन शासक है। तो त्रिपुरी नरेश, गयाकर्ण इनके समकालीन शासक थे। इसी प्रकार से गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोट और हरवोहू जो भंज शासक है, जो खिज्जिंग के राजधानी बनाकर के शासन कर रहे थे, हरवोहू, वो भी इनके समकालीन शासक है। और कुछ इतिहासकारों का माना जाए तो गौड़ नरेश उस समय बंगाल में पाल वंश थे और पाल वंश का शासक मदन पाल का शासन चल रहा था। किसका? मदन पाल का। तो ये है रत्नदेव द्वितीय के समकालीन शासक। सिक्के देखते हैं तो इन्होंने सोने एवं चांदी दोनों के सिक्के
जारी किए थे। चांदी का सिक्का इनका छोटा था, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के जारी करते थे। और जो शासक, जो स्वतंत्र शासक होता था, किसी का सामंत नहीं था, वो लोग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए सोने और चांदी के सिक्के जारी करते थे, अपनी स्वतंत्र सिक्के जारी करते थे। महासेनापति को देखते हैं तो इनके जो महासेनापति का नाम है वल्लभराज है, जो बहुत ही साहसी और कई युद्धों का विजेता है। वल्लभराज इनके सेनापति है। विजय अभियान को देखते हैं तो विजय अभियान, इनका पहला विजय अभियान है वो है त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को पराजित करने पर। त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण जो है अपने नियंत्रण को रतनपुर शाखा में स्थापित करने के प्रयास से रतनपुर पर आक्रमण कर दिए थे, इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिए थे, जिसका सफलतापूर्वक रत्नदेव द्वितीय ने प्रतिरोध किया और पराजित करके गयाकर्ण को वापस अपने सेना के साथ त्रिपुरी लौटने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे पहला विजय उन्होंने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण पर प्राप्त किया। दूसरा है, इनके शासनकाल में उड़ीसा का जो गंगवंशी शासक है जिसका नाम है अनंत वर्मन चोट, अनंत वर्मन चोट, ये कौन सा शासक है? गंगवंश का शासक है। उन्होंने आक्रमण कर दिया और शिवरी नारायण के मध्य घमासान युद्ध हुई दोनों के सेनाओं के बीच। घमासान लड़ाई के बाद अनंत वर्मन चोट की पराजय हुआ और इसी के उपलक्ष्य में जो रत्नदेव द्वितीय है वो त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किए थे। इतिहासकारों का मानना है कि अनंत वर्मन चोट जो गंगवंशी शासक है उसको पराजित करने के बाद ही उन्होंने अपनी ये उपाधि धारण किए थे, ऐसा मानना है। इसके बाद इसके जो सामंत है वल्लभराज ने भंज शासक के राजधानी खिज्जिंग में आक्रमण कर दिया। कहां? भंज शासक की राजधानी खिज्जिंग में आक्रमण कर दिया और वहां के शासक हरवोहू को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित। किसको? हरवोहू को इन्होंने पराजित कर दिया। इस प्रकार से भंज शासक के ऊपर विजय प्राप्त हुई। इसके अलावा इन्होंने पाल नरेश, उस समय बंगाल में जो गौड़ शासक थे, गौड़ नरेश पाल वंश का शासक था बंगाल में, और इतिहासकारों का मानना है कि मदन पाल नामक किसी पाल वंशी शासक का बंगाल में शासन था, उसे पराजित करके अपना सत्ता को स्थापित कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने 4 क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसका एक मंत्री है जिसका नाम है पुरुषोत्तम। उन्होंने भी विजय पताका फैलाया, तलहरी मंडल से लेकर के अलग अलग स्थानों पर अपना विजय की पताका फैला दी। इनका सामंत कौन है? वल्लभराज। मंत्री है पुरुषोत्तम, मंत्री पुरुषोत्तम है। इन्होंने भी कई विजय अभियान को संपादित किया। इसके अलावा जो रत्नदेव द्वितीय जो है 36 विद्याओं का ज्ञाता था। इनके दरबार में अनेक विद्वान उपस्थित थे और इनकी विद्वता को भी देख करके दूर दूर से विद्वान जो है इसके राज दरबार में उपस्थित होते थे। बड़ा कला प्रेमी था, 36 विद्याओं का ज्ञाता था। इनके राज दरबार में पद्मनाथ नाम करके एक ज्योतिष रहता था, ज्योतिषी, जो चंद्र ग्रहण के ऊपर सटीक गणना किए थे। ऐसा मानना था कि चंद्र ग्रहण के ऊपर ये ज्योतिषी जो है पद्मनाथ जो है सटीक अपना गणना किए थे, माप किए थे, चंद्र ग्रहण का सही कैलकुलेशन किए थे और ये रत्नदेव के दरबारी थे। इनका 3 पुत्र है रत्नदेव द्वितीय का। पहला है बड़ा पुत्र पृथ्वी देव
सेकेंड, दूसरा है जय सिंह, और तीसरा पुत्र है अकाल देव। मुख्य शाखा से शासन पृथ्वीदेव द्वितीय आया, जो उत्तराधिकारी था। जय सिंह और अकाल देव शायद सामंत था, और अकाल देव जो है शायद अकलतरा का सामंत था, और इन्होंने अकलतरा नगर की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? अकलतरा नगर की स्थापना किए। तो इस प्रकार से रत्नदेव द्वितीय से संबंधित ये शासनकाल समाप्त हो गया। हम आगे देखते हैं इनका पुत्र का शासन। द्वितीय के बाद इस वंश में अगला उनका ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल आया, जो 1135 से लेकर के 1165 ईस्वी तक शासन किए। जानकारी की स्रोत हम देखते हैं तो इन्होंने अपने वंश में सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक है। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है कलचुरी शासकों में सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाले शासक है। इनके अलग अलग स्थानों से अब तक 13 अभिलेख प्राप्त हो चुका है। कितना अभिलेख? 13 अभिलेख। और इन 13 अभिलेख में राजिम अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? राजिम अभिलेख, जिनसे इनके बारे में हमको जानकारी मिलता है। इसके अलावा राजिम अभिलेख के अलावा कोटागढ़ अभिलेख, बिलईगढ़ अभिलेख, पारागांव, कोनी, अमोदा, रतनपुर, घोटिया, इन स्थानों से भी इनके अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमको पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। सिक्कों को देखते हैं तो इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के जारी किया था, एक सोने का और दूसरा है तांबा का या तांबे का आयताकार बोलता हूं, छोटा आकार। 2 प्रकार के सिक्के, एक सोने का और दूसरा है तांबे का। तांबे का सिक्का जो है छोटा आकार का सिक्का होता था। सेनापति देखते हैं, इनका सेनापति है प्रमुख जगपाल या जगतपाल, जगपाल या जगतपाल के नाम से जाना जाता है। मंत्रियों के बारे में तो इनकी 2 मंत्रियों के बारे में जानकारी मिलता है। एक है ब्रह्मदेव, इनका एक मंत्री है ब्रह्मदेव, और दूसरा है वल्लभराज। समकालीन शासक में जो गंगवंशी शासक है जटेश्वर, मधुका भार्गव, और छिद्दक वंश के शासक कन्हरदेव, जिसे इन्होंने पराजित किया। 2 प्रमुख शासकों को इन्होंने पराजित किया। एक है गंगवंशी शासक जटेश्वर, मधुका भार्गव, इसे पराजित किया। दूसरा है छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक, जिसका नाम है कन्हरदेव, उन्हें पराजित किए। इनके सामंतों ने दक्षिण कौशल से लेकर के चक्रकोट तक विजित करते हुए कई स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिनमें सरहागढ़, मेचका सिहावा, सरहागढ़, मेचका सिहावा, कांदा डोंगर जो है बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में, मेचका सिहावा जो है धमतरी में। इसके अलावा कुसुम भोग, काकरय, जिसको हम कांकेर कहते हैं,
चक्रकोट आदि स्थानों पर इनके सामंत और सेनापतियों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। पूरा दक्षिण कौशल के विशाल भूभाग पर से लेकर के दंडकारण्य क्षेत्र भी पृथ्वीदेव द्वितीय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूरा क्षेत्र विस्तार को हम देखें तो अमरकंटक से लेकर के गोदावरी नदी के तट तक इनके अधिकार क्षेत्र में थे। अब इन्होंने पराजित कौन कौन से शासक को इन्होंने पराजित किया, इनका जो विजय अभियान को हम देखते हैं तो विजय अभियान में दो प्रमुख शासक के बारे में जानकारी मिलता है। एक है जटेश्वर मधुका भार्गव जो गंगवंशी शासक है। कौन सा वंश का शासक है ये? गंग वंश का शासक है। और किनके पुत्र है? मधुका भार्गव अनंत वर्मन चोड का ये पुत्र है। अपने समय में इनके जो पिताजी है अनंत वर्मन चोड जो है चक्रकोट क्षेत्र पर अधिकार कर लिए थे, तो उनको पराजय वो इन्हीं का बदला लेने के लिए जटेश्वर मधुका भार्गव के ऊपर पृथ्वीदेव द्वितीय जो है उड़ीसा कटक क्षेत्र में आक्रमण, कलिंग क्षेत्र में आक्रमण किए थे और इन्हें पराजित किए। उसके अलावा बस्तर क्षेत्र में इनका आक्रमण रहा, तो बस्तर क्षेत्र में उस समय छिद्दक नागवंशी शासक कन्हर देव का शासन चल रहा था। इस प्रकार से दो प्रमुख शासकों को इन्होंने पराजित किया। एक है गंगवंशी शासक जटेश्वर मधुका भार्गव और दूसरा है छिद्दक नागवंशी शासक कन्हर देव। ये इनके विजय अभियान रहा। आगे हम देखेंगे इनसे जुड़ी अन्य जानकारी, जिनमें इनकी साम्राज्य विस्तार को हम देखते हैं। तो साम्राज्य विस्तार में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका जो साम्राज्य विस्तार है कहां से कहां तक था, तो अमरकंटक से लेकर के गोदावरी नदी तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अमरकंटक से लेकर कहां तक था? गोदावरी नदी तक इनका विजित क्षेत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा सरहागढ़, काकरे, चक्रकोट, मैचका सेहावा, कांदा डोंगर आदि क्षेत्रों में कुसुमभोग क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार किए थे। सेनापति तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जगतपाल इनका जो प्रमुख सेनापति थे। निर्माण में हम देखते हैं, निर्माण के अंतर्गत जो इनका जो प्रमुख निर्माण है किसका? पृथ्वीदेव द्वितीय का। निर्माण में, स्थापत्य और कला में जिनसे प्रश्न बनता है, तो इन्होंने रतनपुर के किला का निर्माण किया, जिसको हम गज किला कहते हैं या हाथी किला के नाम से जानता है। हाथी किला में 4 द्वार है, सिंह द्वार, गणेश द्वार, सेमर द्वार और एक द्वार और है। 4 द्वार है कुल। इसके अंतर्गत कितने द्वार हैं? हाथी किला में 4 द्वार है। सिंह द्वार इनका प्रमुख द्वार है और इसी सिंह द्वार के पास रावण जो है यज्ञ करते हुए सिर को अपने काट करके यज्ञ हवन में आहुति करते हुए चित्रांकन है, जो गज किला के सिंह द्वार के समीप बायों ओर रावण जो है यज्ञ में अपने मस्तक को काटकर चढ़ाते हुए और वहां पर मूर्ति बनाया गया है। उस किले के दीवार पर बना हुआ है गज किला। इसके अलावा जीर्णोद्धार देखते हैं। इनके शासन काल में जो प्रमुख जीर्णोद्धार है वह है राजीव लोचन मंदिर का। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इनके जो प्रमुख सेनापति है जगतपाल, उन्होंने इनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन कराया है, मतलब जीर्णोद्धार किया है, फिर से उनको
मरम्मत किया है। किसने किया है? तो पृथ्वीदेव के सामंत जगतपाल। इसके अलावा इनके अन्य सामंत हैं, जैसे ब्रह्मदेव, उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला से संबंधित मंदिरों का निर्माण किया है। इनका एक सामंत है जिसका नाम है ब्रह्मदेव। तो संबलपुर के समीप नरसिंहनाथ जो मंदिर है, नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया। इसके अलावा धरजूरी मंदिर ये नारायणपुर में है। नारायणपुर का समीकरण बलौदाबाजार जिला से है। बलौदाबाजार के कसडोल ब्लॉक महानदी तट पर ये नारायणपुर नामक छोटा सा गांव है, वहां पर धरजूरी मंदिर है। और ये धरजूरी मंदिर मूलतः शिव का मंदिर है। धरजूरी मंदिर जो है नारायणपुर, बलौदाबाजार जिला, कसडोल ब्लॉक, महानदी के तट पर ये शिव मंदिर है। तो नरसिंहनाथ मंदिर संबलपुर उड़ीसा में एक मंदिर है, दूसरा मंदिर है धरजूरी मंदिर नारायणपुर। इन दोनों मंदिर का निर्माण इनके सामंत या सेनापति ब्रह्मदेव ने किया। दूसरा है वल्लभराज ने खारंग झील बनाया, झील का निर्माण किया, जो वर्तमान में हम कह सकते हैं इनका जो आधुनिक रूप बाद में बनाया गया वही खूटा घाट जलाशय है। तो खारंग झील का निर्माण इनके सामंत वल्लभराज ने किए। इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर में खड़ग तालाब, कौन सा तालाब? खड़ग तालाब की स्थापना किया। तो ये हो गया पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित जानकारी, ये निर्माण हो गया। इसके बाद द्वितीय के बाद इस वंश का जो अगला शासक बना वो जाजल्लदेव द्वितीय था। जाजल्लदेव द्वितीय का शासनकाल 1161 से लेकर 1168 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे इनसे जुड़ी कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इनमें पहला बात है इनकी उपाधि। ये तुम्मानधिपति की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि? तुम्मानधिपति की उपाधि धारण किए थे। और इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलता है? मल्हार अभिलेख से। किस अभिलेख से पता चलता है? मल्हार अभिलेख से पता चलता है कि जाजल्लदेव द्वितीय जो है तुम्मानधिपति की उपाधि धारण किए। अब इससे संबंधित हम ताम्रपत्रों को देखते हैं या अभिलेख को देखते हैं। तो इनसे संबंधित 3 प्रमुख अभिलेख है। पहला तो मल्हार है, और दूसरा है शिवरी नारायण अभिलेख, और तीसरा अभिलेख है इनका अमोदा। ये 3 अभिलेखों से हमको जाजल्लदेव द्वितीय के बारे में जानकारी, मल्हार अभिलेख में इनकी उपाधि के बारे में जानकारी मिलता है कि इन्होंने तुम्मानधिपति का क्या किया था? उपाधि धारण किए थे। दूसरा है शिवरी नारायण अभिलेख में इसका विजय गाथा, हम पढ़ेंगे विजय अभियान में, विजय गाथा के बारे में उल्लेख मिलता है। अमोदा ताम्रपत्र से थीरू नामक किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलता है। अब थीरू क्या है? थीरू एक व्यक्ति है कि जानवर है जिन्होंने जाजल्लदेव द्वितीय को पकड़ लिया था। ये उत्कीर्ण लेख अमोदा का है। अब अलग अलग इतिहासकारों की बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कहानी है, अपनी हाइपोथेसिस है।
राय बहादुर हीरालाल जो इतिहासकार का मानना है कि यह एक सरदार था, एक मुखिया था थीरू, जिन्होंने इन्हें बंदी बना लिया था। और डॉक्टर मिरासी के अनुसार से यह एक जानवर था घड़ियाल, और घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया था। अब ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि उसे किसी जानवर ने बंदी बनाया है कि घड़ियाल ने पकड़ रखा है, ये कहना एकदम स्पष्ट नहीं हो सकता। लेकिन इतना जरूर है कि अमोदा ताम्रपत्र से या अमोदा अभिलेख से पता चलता है कि थीरू नामक किसी जानवर ने या सरदार ने उसे क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। तो ये 3 अभिलेख है, मल्हार अभिलेख जिसमें उपाधि की जानकारी, शिवरी नारायण अभिलेख में पृथ्वीदेव द्वितीय की विजय गाथा, और अमोदा ताम्रपत्र से थीरू नामक किसी जानवर या सरदार के द्वारा पकड़े जाने का उल्लेख है, उत्कीर्ण लेख। सामंत देखते हैं तो इनके सामंत है कलहन देव, अलहन देव या उल्हन देव, ये तीनों नाम उल्लेख है, कलहन देव, अलहन देव और उल्हन देव। अब आगे हम बढ़ेंगे जाजल देव द्वितीय की विजय गाथा पर या विजय अभियान पर। इनके शासन काल में त्रिपुरी नरेश जो कलचुरी की मुख्य शाखा है, लगातार आक्रमण कर रहा है। जब से ये अपने आप को त्रिपुरी से स्वतंत्रता घोषित किए हैं, इस वंश के शासक रतनपुर के कलचुरी शासक त्रिपुरी की मुख्य शाखा से अपने आप को अलग किए हैं, तब से त्रिपुरी की जो मुख्य शाखा का नजर रतनपुर शाखा पर रहा, और वहां के शासक लगातार रतनपुर पर आक्रमण करना चाह रहे थे और करते रहे हैं। लेकिन अधिकांश शासकों को यहां विजय का सामना नहीं करना पड़ा, हमेशा पराजय का ही सामना किया है। तो जाजल देव द्वितीय भी अछूता नहीं रहा। इनके भी शासन काल में त्रिपुरी नरेश, त्रिपुरी कौन भैया, कलचुरी वंश के शासक जय सिंह, इसके राज्य में आक्रमण कर दिए। आक्रमण का सामना इनके सामंतों ने, इनके सेनापति ने, किसका, जाजल देव का, डटकर मुकाबला किया। और इसी मुकाबला में उल्हन देव की मृत्यु हो गया, जो इनका सामंत था। किसका सामंत था, जाजल देव द्वितीय का सामंत था, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। और इनकी पत्नियां भी सती हो गई, इनकी पत्नी भी क्या हो गई, इनके साथ सती हो गई। और इस घटना का उल्लेख त्रिपुरी की जय सिंह के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसका उल्लेख जो है शिवरी नारायण अभिलेख से पता चलता है। इस प्रकार से इस युद्ध में जय सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ये इनकी विजय गाथा है। किसकी विजय गाथा है, जाजल देव द्वितीय। के बाद हम अंतिम बिंदु देखेंगे इनके शासन काल का स्थापत्य, जिनमें प्रमुख है चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण, जिसका निर्माण इसके सामंत कलहन देव या अलहन देव ने किए हैं। इसके बाद दूसरा स्थापत्य है केदारेश्वर मंदिर मल्हार, और इसका निर्माण पुरोहित सोमराज ने किया है। सोमराज नामक किसी पुरोहित ने केदारेश्वर मंदिर मल्हार का निर्माण किया है, जो जाजल देव द्वितीय के शासनकाल के माने जाते हैं। इसके अलावा ग्रामदान का भी उल्लेख है। राघव और पुरोहित नामदेव नामक
दो ज्योतिष इनके शासनकाल में निवास करते थे, इन्होंने बंदेरा नामक ग्राम को दान में दिए थे। एक बार फिर से स्थापत्य देखते हैं। चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण कलहन देव या अलहन देव ने इसका निर्माण किया, इनके सामंत ने। केदारेश्वर मंदिर मल्हार पुरोहित सोमराज ने, और राघव और पुरोहित नामदेव को बंदेरा नामक गांव जो है दान में दिए थे, और ये क्या थे? ज्योतिष थे। तो ये रही जाजल देव द्वितीय के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी, और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो हम